दोस्तों, हमारा जीवन हमारे कर्मों का दर्पण है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने जीवन का हर पल अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन बदले में उसे अपमान, दुख और उपेक्षा सहनी पड़ी। फिर भी कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं और माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। नमस्कार प्यारे साथियों, बूस्ट एनर्जी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान की गहराई को समझने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है शांति देवी की, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आखिर में उन्हें अपने ही घर में अपमान और दर्द का सामना करना पड़ा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। शांति देवी एक छोटे से गांव सूरजपुर की निवासी थी। यह गांव हरे भरे खेतों, छोटी छोटी नदियों और सादगी भरे जीवन के लिए जाना जाता था। शांति देवी की उम्र अब 68 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो उनके युवा दिनों में हुआ करती थी। उनके पति हरिप्रसाद गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दोनों ने अपने 3 बच्चों, 2 बेटों रमेश और दिनेश और एक बेटी सरिता को बड़े प्यार और मेहनत से पाला। शांति देवी का जीवन सादगी और त्याग से भरा था। सुबह सूरज उगने से पहले वे उठकर घर का काम शुरू कर देती थी। खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और हरिप्रसाद को दुकान के लिए नाश्ता देना, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। हरिप्रसाद की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वे दिन भर मेहनत करते और रात को थके हारे घर लौटते। शांति देवी और हरिप्रसाद ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी सारी बचत बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर लगा दी। रमेश, जो बड़ा बेटा था, पढ़ाई में होशियार था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की काजल से हुई। काजल शहर में पली बढ़ी थी और गांव के रीति रिवाजों से ज्यादा परिचित नहीं थी। दूसरा बेटा दिनेश पढ़ाई में औसत था। उसने अपने पिता की किराने की दुकान को संभाल लिया। उसकी शादी गांव की ही एक लड़की मंजू से हुई, जो स्वभाव से थोड़ी कठोर और महत्वाकांक्षी थी। सरिता शांति देवी की इकलौती बेटी पढ़ाई में अच्छी थी और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। वह अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन अपने माता पिता से नियमित रूप से मिलने आती थी। शांति देवी का जीवन अपने बच्चों की खुशी और परिवार की भलाई के इर्द गिर्द घूमता था। वे हमेशा यही सोचती थी कि उनके बच्चे खुश रहें, पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिए और समाज में सम्मान पाए। लेकिन समय के साथ उनके जीवन में एक ऐसी तूफानी लहर आई जिसने उनकी सारी उम्मीदों को हिलाकर रख दिया। हरिप्रसाद की उम्र बढ़ने के साथ उनकी सेहत खराब रहने लगी। उनकी दुकान का काम भी पहले जितना नहीं चल रहा था। गांव में अब बड़े बड़े बाजार खुल गए थे और लोग वहां से सामान खरीदने लगे थे। हरिप्रसाद दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई अब पहले जैसी नहीं थी। शांति देवी ने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए हरिप्रसाद का हर तरह से साथ दिया। लेकिन एक दिन एक दुखद घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक सर्द रात को हरिप्रसाद दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह खबर शांति देवी के लिए एक वज्रपात की तरह थी। उनके पति, जो उनकी जिंदगी का सहारा थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
रमेश और सरिता तुरंत गांव पहुँचे, लेकिन दिनेश, जो पहले से गांव में ही था, अपनी पत्नी मंजू के साथ इस दुखद समय में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगा। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद शांति देवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। किराने की दुकान को दिनेश ने संभाला, लेकिन वह इसे ठीक से नहीं चला पा रहा था। मंजू ने धीरे धीरे घर पर अपनी हुकूमत जमा ली। वह शांति देवी को घर के कामों में व्यस्त रखती और उनकी छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। शांति देवी, जो कभी घर की मालकिन थी, अब अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। मंजू का स्वभाव शुरू से ही कठोर था, लेकिन हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद उसका व्यवहार और भी क्रूर हो गया। वह शांति देवी को सुबह से रात तक काम करने को मजबूर करती। चाहे वह बर्तन धोना हो, कपड़े साफ करना हो या रसोई में दिन भर खटना हो, मंजू कभी शांति देवी को आराम नहीं करने देती थी। अगर शांति देवी थोड़ा भी रुकती या थकान की बात करती, तो मंजू चिल्लाकर कहती, बुढ़िया, अब काम करने की उम्र नहीं रही, लेकिन खाने का शौक अभी भी बरकरार है। अगर इतना ही शौक है, तो बाहर जाकर भीख मांग लो। शांति देवी चुपचाप सब सहती रहीं। उनके मन में यह डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा, तो मंजू उन्हें घर से निकाल देगी। वह नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनके बच्चों के बीच कोई अनबन हो। लेकिन मंजू का व्यवहार दिन ब दिन और बुरा होता गया। वह शांति देवी को जानबूझकर भूखा रखती। कई बार तो शांति देवी को 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, शांति देवी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उनकी आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें एक दाना भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मंजू से हाथ जोड़कर विनती की, बहू, कुछ खाने को दे दो। चाहे बासी रोटी ही सही, बस कुछ दे दो। भूख से अब रहा नहीं जाता। मंजू ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो बुढ़िया। ज्यादा बोली तो वह भी नहीं मिलेगा। शांति देवी चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उनकी भूख ने जैसे उनकी सारी इच्छाओं को कुचल दिया था। कुछ देर बाद मंजू रसोई से रात का बचा हुआ ठंडा चावल और एक चुटकी नमक लेकर आई। उसने कटोरी को जमीन पर पटकते हुए कहा, ले, खा ले। 70 साल की हो गई, लेकिन भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है मुझे कंगाल करके ही मानेगी। शांति देवी ने उस चावल को इस तरह खाया जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। भूख ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि जमीन पर गिरे चावल के दाने भी वे चुन चुन कर खाने लगी। तभी मंजू की कुछ सहेलियां घर आईं। वे सभी गांव की रईस और बिगड़ैल औरतें थीं। शांति देवी को जमीन पर गिरे चावल खाते देखकर वे जोर जोर से हंसने लगी। मंजू की एक सहेली, रेखा, ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अरे मंजू, तू तो अब भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी। ये नेक काम कब से शुरू किया? मंजू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये मेरी सास है, गांव की अनपढ़ और गंवार औरत। तभी तो जानवरों की तरह खा रही हैं। उनकी हंसी और ताने शांति देवी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन भूख ने उन्हें इतना लाचार बना दिया था कि वे चुपचाप चावल खाती रहीं। तभी रेखा ने अपने बैग से एक सड़ा हुआ सेब निकाला और उसे शांति देवी के सामने फेंक दिया। ले बुढ़िया, ये भी खा ले, उसने हंसते हुए कहा। शांति देवी की आंखों में उस सेब को देखकर एक क्षण के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सेब की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके आंसुओं ने उनकी बेपसी बयान कर दी। उसी समय शांति देवी की बेटी सरिता अचानक घर पहुंची। वह अपने ससुराल से मायके आई थी, क्योंकि उसे अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली थी।
सरिता ने जैसे ही अपनी माँ को जमीन पर गिरे चावल और सड़ा हुआ सेब खाते देखा, उसका दिल टूट गया। उसने मंजू और उसकी सहेलियों को देखा, जो हंसते हुए शांति देवी का मजाक उड़ा रही थी। सरिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तेजी से मंजू के पास गई और जोर से चिल्लाई, ये क्या कर रही हो भाभी? मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मंजू हड़बड़ा गई और बोली, सरिता, तू गलत समझ रही है। मैं तो बस माँ को खाना दे रही थी। सरिता ने मंजू की बात को अनसुना करते हुए कहा, खाना दे रही थी या अपमान कर रही थी? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम उन्हें इस तरह भूखा रखकर मजाक उड़ा रही हो? सरिता ने मंजू की सहेलियों की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, आप लोग अभी यहाँ से चली जाए, वरना मैं गांव के पंचायत को बुलाकर सबके सामने आपकी असलियत खोल दूंगी। मंजू की सहेलियां डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गईं। सरिता ने अपनी माँ को उठाया और उन्हें अपने पास बिठाया। उसने शांति देवी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? मैं तो सोचती थी कि आप यहाँ खुश हैं। शांति देवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम्हारे भाई भाभी से तुम्हारा रिश्ता खराब हो। मैं तो बस चुपचाप सह रही थी, ये सोचकर कि शायद एक दिन उनका दिल बदल जाए। सरिता ने उसी दिन अपने भाई रमेश को फोन किया और सारी बात बताई। रमेश, जो शहर में रहता था, तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपनी माँ की हालत देखकर मंजू और दिनेश को खूब डांटा। उसने कहा, मैंने तुम दोनों को माँ की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने उनके साथ ऐसा सलूक किया। क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए थे? मंजू ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं माँ को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ जो चाहे करो, लेकिन माँ अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। शांति देवी ने रमेश को रोकते हुए कहा, बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? सरिता ने अपनी माँ की बात का समर्थन किया और कहा, माँ ठीक कह रही हैं। हमें इस घर को फिर से प्यार और सम्मान से भरना होगा। सरिता और रमेश ने मिलकर गांव की पंचायत को बुलाया। उन्होंने मंजू और दिनेश के व्यवहार के बारे में सबको बताया। पंचायत ने मंजू और दिनेश को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने शांति देवी के साथ फिर से ऐसा व्यवहार किया, तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। मंजू और दिनेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शांति देवी से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब उनका पूरा ख्याल रखेंगे। सरिता और रमेश ने भी यह सुनिश्चित किया कि उनकी मां की देखभाल के लिए एक सहायिका रखी जाए, जो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखे। शांति देवी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। उनके बच्चे अब नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। मंजू का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसने शांति देवी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना शुरू कर दिया। साथियों, शांति देवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार है। उनके प्रति हमारा व्यवहार हमारे कर्मों का हिस्सा है और कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। माँ बाप का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उनकी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें हमारे प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अपने माता पिता के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करें, क्योंकि यही वह धन है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है।